स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बायोलॉजी अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, दोबारा वीडियो बना दूंगी उसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपने वीडियो बायोलॉजी की हर जो लाइन है उसको समझ के याद करना है, रटा नहीं मारना। रटा बहुत जल्दी भूल जाता है, एंड तक पेपर तक आपको कैसे याद रहेगा अगर आप उसको क्रैम करेंगे। तो क्रैम करने के बजाय आप समझ के पढ़ेंगे तो पेपर वाले दिन भी आपको बहुत आसानी से याद आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। देखें, ये बॉक्स पहले पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या, एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, उसका नाम था सर हैंस क्रेब्स। उसने क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया था, इसलिए उसका नाम हमने क्रेब्स साइकिल रख दिया, जो साइकिल उसने बताई, क्योंकि उसका अपना नाम क्रेब था। डिस्कवर्ड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, क्रेब्स साइकिल वो इसने बताई थी। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था सर हैंस क्रेब्स, यही वजह है कि इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये वाला इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये बोर्ड पे पिछले मैं पास पेपर देख रही थी, एक साइवल बोर्ड वालों ने या और भी बाकी बोर्ड वालों ने क्या किया हुआ था, इसको क्वेश्चन बना के ना शॉर्ट क्वेश्चन में डाला हुआ था बोर्ड के पेपर में। तो ये देखें, आप इस तरह के ये वाले क्वेश्चन भी देखा करें। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ बुक नहीं आती, हर चीज़ बुक में से ही देते हैं वो, लेकिन आपकी नज़र से वो चीज़ रह जाती है, फिर आप कहते हैं कि बुक से नहीं आई, पता नहीं कहाँ से आ गई। ये देखें, उन्होंने क्या है, वाई इट इज़ इनकरेक्ट टू से, ऐसा कहना क्यों गलत है कि एनर्जी रिलीजिंग स्टेप जो है ना रेस्पिरेशन का, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है रेस्पिरेशन का। ये कहना गलत क्यों है, हालांकि यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको एटीपी मिल रही है। ये इसलिए कहना गलत है क्योंकि देखें, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल बने थे ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में, जो NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल बने थे, इन तीनों मॉलिक्यूल को हम ले गए थे और जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हमने घुमाया उनको, इलेक्ट्रॉन की जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे उसमें से मूव करवा के उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी खींच दी और उस एनर्जी को हमने ATP में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो NADH है, FADH2, इनसे ही तो एनर्जी आपको मिल रही है। और ये एक्चुअली कहाँ पे बन रहे हैं, ये तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बन रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल है, क्योंकि यही वो दो स्टेप्स हैं जिनमें एनर्जी बनती है। NADH और ATP बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो बस हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस NADH जो था उसको ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं और FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। वरना ये जो ATP का जो ओरिजिनल सोर्स है NADH FADH2, ये तो इन्हीं दो स्टेप के अंदर बने थे ना, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है, ये देखें, एनर्जी इज रिलीज इन ग्लाइकोलाइसिस, एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ही रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2 की सूरत में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिर्फ ये काम होता है कि ट्रांसफॉर्म्स द एनर्जी, जो इन कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी मौजूद है, जो FADH2 और NADH की एनर्जी है, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना ATP की सूरत में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो बस ये काम है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वरना बनाया इसने कुछ नहीं है। जो बना वो ग्लाइकोलाइसिस में बना, जो बना वो क्रेब्स साइकिल में बना, ठीक हो गया। इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके लिए ना आपने इसको मैंने सिंप्लीफाई सूरत में आपको याद करवाना है। ये देखें, ये बात बस आपने कुछ बातें याद रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप था ना, आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। ग्लाइकोलाइसिस में ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं। क्या, ये आप ना यहाँ पे याद रखना है, रूल ऑफ टू का रूल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल NADH के बनेंगे, 2-2। फिर क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना था ना, इस पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब एस्टर COA में कन्वर्ट हुआ था ना, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल एस्टर COA में, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होता है ना, तो इस दौरान हमें 2 मॉलिक्यूल NADH के मिलते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था, दो मॉलिक्यूल NADH के मिले, तो ये देखिए 2 मॉलिक्यूल NADH के आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस चला था, दूसरा वाला क्रेब्स साइकिल, ठीक। इस क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में आपको रूल ऑफ 2 चल रहा है, देखिए 2 2 मॉलिक्यूल FADH2 के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे, ठीक। और बस यहाँ पे रूल ऑफ 2 अप्लाई नहीं होता, 6 मॉलिक्यूल NADH के मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में। ये बस आपने बात याद रखनी है, रूल ऑफ 2 हर जगह अप्लाई हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ATP के मिले, 2 मॉलिक्यूल NADH के मिले, यहाँ पे FADH2 नहीं बनता। फिर जब पायरुविक एसिड एसिटाइल COA में कन्वर्ट हो रहा था, तो इस कन्वर्जन के दौरान आपको 2 मॉलिक्यूल NADH के मिले। तीसरा, क्रेब्स साइकिल में आपको 2 मॉलिक्यूल FADH2 के मिले, 2 मॉलिक्यूल ATP के मिले और 6 मॉलिक्यूल NADH के मिले, ठीक। ये आपने बातें याद कर ली। इसको याद करने के बाद ना आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपने एक बात याद रखनी है कि
1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेंगे। क्योंकि ये इसी तरीके से याद करें ना, ये डॉलर है और ये रुपये है। डॉलर बहुत महंगा है ना, 1 डॉलर पता नहीं 275 रुपये कितने के इक्वल है। तो ये जो डॉलर है ना, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना आपने। 1 डॉलर को मान लो एक ये NADH के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक FADH2 को जब आप ATP में कन्वर्ट करोगे ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपको मिलेंगे, ये 2, ठीक है। NADH2 मॉलिक्यूल से आपको 3 मॉलिक्यूल ATP के मिलते हैं, और FADH2 जो होगा ना, एक उसका मॉलिक्यूल अगर FADH2 का, तो उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपको मिलेंगे। ये बातें आपने याद कर लेनी है। देखें, अब हम देख लेते हैं टोटल कितने ATPs आपको मिलते हैं इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। टोटल ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको कहा था एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं होता। एक NADH ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देने हैं FADH2 की तरह। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कहाँ पे गया, उसने 3 देने थे तो 2 क्यों दिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एक्चुअली वजह ये होती है कि देखें, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे NADH बना, इस NADH ने जब ATP में कन्वर्ट होना है, तो इसको यहाँ से बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ से पहले उसने पास करना है, फिर इसको पास करना है, फिर इसने यहाँ पे आना है। तो इतनी दूर इसको आने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, एनर्जी के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो वो जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH ने 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देने थे ना, उनमें से जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP था ना, वो यहाँ से यहाँ पे आने में लग गया। तो फिर कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकले, रह गए 2 रह गए। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो NADH होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक NADH का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा, तो 2 NADH के कितने देंगे, 4 ATP और 2 ATP, 6 ATP हो गए। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपको टोटल कितने ATP मिले, 6 ATP, ठीक। ये आपको अलग-अलग भी पूछ सकते हैं बोर्ड वाले, क्योंकि आजकल बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। वो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं आजकल। तो देखिए, अगर उन्होंने पूछा कि ग्लाइकोलिसिस में आपको टोटल कितने ATP मिलते हैं, तो आपने बताना है टोटल 6 ATP मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया पायरुविक एसिड से जब एस्टर CO बना था, तब 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने थे। एक NADH ने कितने ATP देने, 3, तो 2 कितने देंगे, 6, तो 6 ATP बन गए। स्टूडेंट ये देखें, उसके बाद क्रैब साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बने थे। तो मैंने बताया था 1 मॉलिक्यूल FADH2 का 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे। अगर 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, जाहिर सी बात है 4 बनाएंगे, ठीक हो गया। तो इधर से 4 ATP आपको निकलेंगे, ठीक है। और 2 ATP तो ऐसी 2 ATP तो ATP की सूरत में रहेंगे ना। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता था, तो 6 कितने देंगे, 6 3 18 ATP, ठीक है। तो इन सारे ATPs को प्लस कर लोगे ना, तो ये देखिए 24 ATPs बन जाएंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको टोटल 6 ATP मिलते हैं। पायरुविक से जब एस्टर CO में कन्वर्ट होगा, वहाँ से 6 ATP मिलेंगे। क्रैब साइकिल में टोटल 24 ATP मिलेंगे। तो इन तीनों ATPs को आपको मिला दोगे ना, तो 36 ATP बनते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज सेल है, सेल के अंदर जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपने तोड़ा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आपने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा, तो आखिर तक आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 36 ATP के मॉलिक्यूल। ये हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। यही अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला ही स्टेप होता है बस। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती। जब ऑक्सीजन नहीं होती ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ऑक्सीजन आएगी तो मैं तुम लोग को अपने अंदर एंटर होने दूंगा। तो साइटोप्लाज्म वाला प्रोसेस तो हो जाता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होना होता है, लेकिन जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रैब साइकिल ये मैट्रिक्स में होना है या यहाँ पे होना है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती, तो सिर्फ यहाँ तक प्रोसेस चलेगा, बस ये वाला, ठीक, सिर्फ ये वाला प्रोसेस चलेगा। तो इस प्रोसेस में कितने ATP बने थे, 6, ठीक है। अच्छा, एक इस बात की सॉरी आप करेक्शन कर लें, एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 ATP नहीं बनते, 2 ATP बनते हैं। क्यों ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ये वाला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस वाला, ओनली 1 स्टेप, पहले वाला। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 2 ATP मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं। देखो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुसने नहीं देना। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली थी, तो NADH से ATP मिले थे हमें और FADH से ATP बने थे। जब माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर किसी चीज़ को एंटर नहीं होने देना, तो आपको ये जो NADH बनेंगे,
इनसे एटीपी भी नहीं मिलेगी, ये एनएडीएच फजूल जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया इनको अपने अंदर एंटर नहीं होने दे रहा और इनसे कोई एटीपी, ये एटीपी में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे, तो ये फजूल ही पड़े रहेंगे। तो फिर ग्लाइकोलिसिस में इसलिए कहते हैं कि सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो आप देख रहे कंपैरिजन खुद कर लें कि एक ऐसा स्टेप जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है बगैर ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मिल रहे हैं आपको लास्ट में, और अगर यही ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उस ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है और एंड पे उससे उसका सारा मतलब एनर्जी निकाल ली जाती है और टोटल 36 एटीपी मिलते हैं आपको। तो आप चेक कर लें कितना फ़र्क है, 34 एटीपी का फ़र्क आ रहा है, ठीक हो गया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि एक एनएडीएच मॉलिक्यूल ने 3 एटीपी के मॉलिक्यूल देने होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जाता है। एनएडीएच जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस, वो कहते हैं कि लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, वैसे तो एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में एक्सेप्शन है, वहाँ पे एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देने हैं। क्यों, वही लिखा हुआ है उन्होंने, एनएडीएच जो ग्लाइकोलिसिस में जनरेट हुआ था उसने 2 एटीपी मॉलिक्यूल देने हैं। क्यों, क्योंकि जो एक एटीपी मॉलिक्यूल था वो कहाँ पे खर्च हो गया था, उसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास करवाने में, क्योंकि ये जो एनएडीएच मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे बना है, जब उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना है, तो सारी एनर्जी उसकी एक एटीपी मॉलिक्यूल इस रास्ते में, इस सफर में खर्च हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि एक एनएडीएच ने 2 एटीपी मॉलिक्यूल दिए ग्लाइकोलिसिस के अंदर। क्यों, क्योंकि एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो गया, कहाँ पे खर्च हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसे ट्रांसपोर्ट करने पर। एक एफएडीएच2 मॉलिक्यूल ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देने, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब टोटल आउटपुट ऑफ एटीपी, टोटल कितने एटीपी मिलेंगे जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा, तो वो देखिए, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए वही उन्होंने दिखाया हुआ है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में वैसे तो 4 मॉलिक्यूल एटीपी के मिलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी ना, सेल जब प्रोसेस शुरू होता है ना तो सेल से कहता है उधार दे दो मुझे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, जब मेरे 4 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे ना तो मैं तुम्हें 2 वापस कर दूंगा। तो उसने वही 2 जो लिए थे 2 बाद में वापस कर दिए, तो इसलिए 2 हम काउंट करते हैं कि 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के बने हैं, क्योंकि 2 सेल को जो उधार लिए थे वापस कर दिए गए हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। देखिए 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच के थे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच 2 देगा एटीपी, तो 2 कितने देंगे, 4 एटीपी देंगे, तो वो 4 एटीपी आ गए, ठीक है। इसी तरीके से जब पायरुविक एसिड एस्टर CO में कन्वर्ट हुआ तो उस दौरान भी 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल मिले थे, याद है ना आपको। तो एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल ने 3 एटीपी दे रहे हैं, तो 2 कितने देंगे, 6 एटीपी देंगे, ये देखिए 6 एटीपी है, ठीक। इसी तरीके से जब क्रैब्स साइकिल फिर चली, एस्टर COA क्रैब्स साइकिल में एंटर होता है ना, क्रैब्स साइकिल में एस्टर COA एंटर हो सकता है, पायरुविक एसिड एंटर नहीं हो सकता। पहले इसको इस पे कन्वर्ट किया था, फिर ये एस्टर क्रैब्स साइकिल में आया था। तो ये क्रैब्स साइकिल में जब एंटर हुआ, मैंने आपको बताया था रूल ऑफ 2 होता है, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 डायरेक्टली एटीपी मिलेंगे, लेकिन NADH के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये NADH और FADH2 जाएंगे तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल देंगे, एक NADH 3 एटीपी देता है, तो 6 कितने देंगे, 6 3 18 एटीपी, ठीक। FADH2 का एक मॉलिक्यूल 2 एटीपी देता है, तो 2 कितने देंगे, 4 एटीपी देंगे, ठीक है 4। तो इन सारे एटीपी को आप प्लस कर दे तो आपको 36 एटीपी मिलते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल के शुरू में टूटा, सेल के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा, तो आपको टोटल 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले, ठीक है। अब अगली थोड़ी सी लाइन रहेगी वो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं लेकिन जब एनोबिक ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, मतलब ऑक्सीजन नहीं आई, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी थी, तो उसमें सिर्फ आपको 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये MCQ में वो बार बार बोर्ड से पूछते हैं, ठीक है। तब आपको सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे नेट प्रॉफिट की सूरत में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ठीक है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH भी मिले थे, लेकिन ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH होते हैं इनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ये एटीपी में कन्वर्ट होंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहता है तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मेरे पास नहीं आओ, ऑक्सीजन होगी तो तुम मेरे पास आओ, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुसने नहीं देता। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये इसको NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो जब ये नहीं जाएगा तो ये ज़ाया हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही आपको मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई क्रैब्स साइकिल नहीं चलती, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जब ऑक्सीजन नहीं होती तो सिर्फ ये प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस भी नहीं चलता, ये प्रोसेस भी नहीं चलता, ठीक है। तो वही उन्होंने सारा बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी और आपकी क्यूरी है, कोई भी मतलब क्यूरोसिटी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी।
अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।